स्मृति शेष इसी महीने की 4 तारीख को हम सबके गुरु, शिक्षक, प्रोफेसर भिक्षु सतपाल का परिनिर्वाण हो गया। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरजीत कुमार सिंह। थोड़ा सा परिचय दे दूं। प्रोफेसर भिक्षु सतपाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक पढ़े और पढ़ाए। पाली भाषा के जानकार माने जाते हैं। दर्जनों किताबें उनकी प्रकाशित है, दर्जनों अभी पाइपलाइन में थी। राष्ट्रपति से पुरस्कृत रहे। दुनिया के तमाम कई देशों ने उन्हें सम्मानित किया। 4 तारीख को उनका परिनिर्वाण हो गया है, इसीलिए उनकी स्मृति में यह विशेष कार्यक्रम है। थोड़ा सा मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं भी जानता था प्रोफेसर भिक्षु सतपाल को। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्वायर हॉल में रहते थे, जब पढ़ाते थे तो भी ग्वायर हॉल में रहते थे। मैं जुबली हॉल में रहता था और एमफिल करने के दौरान हम लोग को एक भाषा सीखनी होती है, पाली। तो कुछ दिन मैं उनसे पढ़ा भी था और उसके बाद जान पहचान आना जाना। अभी 2 साल पहले मैं बोध गया में उनसे मिला था। रिटायरमेंट के बाद वो बोध गया शिफ्ट कर गए थे। तो उन्हीं के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ सुरजीत हैं और सुरजीत से परिचय करा दूं। विशेष तौर से बौद्ध अध्ययन विभाग में इन्होंने शोध किया है, वर्धा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और भारत के पहले ऐसे फैमिली होंगे जो प्रोफेसर भिक्षु सतपाल के अंडर में जिनके घर से 4 लोगों ने शोध किया है। 2 लोगों ने पीएचडी किया है और 2 लोगों ने उनके साथ एमफिल किया है। 4 में से 3 अभी दिल्ली विश्वविद्यालय वर्धा में पढ़ा रहे हैं। तो यह गर्व की बात है कि पूरी परिवार की एक परंपरा, एक गुरु के सानिध्य में वो शिक्षित होता है। सुरजीत, आपका स्वागत है अंबेडकर नामा में। नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम और अंबेडकर नामा के सभी दर्शकों के लिए मेरा नमो बुद्धाय और जय भीम। और मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं और आपका भी सर अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। पहले ये बताएं, थोड़ा बहुत तो मैं जानता था, बहुत नजदीक रहे हैं और आपसे जो उनके रिश्ते थे, मतलब पारिवारिक भी और निजी भी, जी, रिश्तों के बारे में थोड़ा सा बताएं। उससे ज्यादा समझना आसान हो जाता है। मुझे लगता है 2 दशक से ज्यादा से आप उनके संपर्क में रहे हैं। हाँ, पिछले 22 वर्षों से मेरा और उनका तो प्रत्यक्ष संपर्क रहा है। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने आया 1999 से, तब से उनसे परिचय रहा। लेकिन पिताजी का दिल्ली के आंदोलन से और मानवर साहब काशीराम जी के आंदोलन से जब मिलना जुलना रहा, तो सीलमपुर में बुद्ध संघ प्रेमी एक बहुत बड़े कवि एवं गायक हुए हैं। उनके मार्फत पिताजी का परिचय परम पूज्य गुरुजी प्रोफेसर भिक्षु सतपाल महाथेर जी से था और इसलिए मैं भी गुरुजी को जानता था। लेकिन गुरुजी से पहली मुलाकात दिसंबर 1999 में हुई थी मेरी। थाईलैंड के विद्यार्थियों ने थाई दिवस मनाया था। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो CRL है, उसका जो पुराना वाला कन्वोकेशन हॉल है, बड़ा वाला, टैगोर हॉल से परिचय हुआ था और मैंने बताया कि मैं श्री गोपाल बाबू बौद्ध जी का पुत्र हूं, उनका बेटा हूं। और तो बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं, या कहूं कि ऐसी एक लगन, और उनको लगा कि ये बच्चा बौद्ध परिवार से है, अम्बेडकरवादी परिवार से है, तो इसको अपने सानिध्य में रखना ही चाहिए। और मुझे दिल्ली में मेरे पिताजी ने जिनके सानिध्य में रखा था वो 2 बौद्ध भिक्षु और थे, धम्मशील महास्थविर और संघ रतन थेर। ये 2 भिक्षु थे। एक फरुखाबाद के रहने वाले थे, एक अलीगढ़ के रहने वाले थे। उन दोनों के साथ मेरे जो ताऊजी डॉक्टर अंबेडकर नगर सेक्टर 4 में रहते हैं, पिताजी ने मुझे वहां रखा था। के बाद फिर हम लोगों ने घर लिया, फिर पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। लेकिन वहां से भंते जी से परिचय रहा और भंते जी बहुत ही आत्मीयतापूर्ण व्यक्ति थे और मेरे पिताजी, मेरी माँ, सभी भाई बहन
सभी से वह मिलते थे। इवन देन कि हमारे घर में जो भी नन्हे पशु पलते हैं, हमारे पेट्स, उनका भी भंते जी ख्याल रखते थे, पूछते थे फ़ोन पर। और सबसे बड़ी बात ये है कि 4 भाई-बहन हम भंते जी के अंडर में एमफिल और पीएचडी किए हैं, जिसमें एक बहन पीएचडी नहीं कर पाई। बाकी 3 लोगों ने पीएचडी की है भंते जी के अंडर में। जैसे मैंने एमफिल और पीएचडी किया। एमफिल मैंने राहुल, जो बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ के पुत्र हैं, उनके जीवन परिचय को मैंने कैलकुलेट किया। और पीएचडी मैंने बौद्ध परंपरा में मृतक संस्कार इस पर की है। और सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि 2006 में जब भंते जी प्रधानमंत्री कमेटी के मेंबर थे, बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाना था पूरे देश में, पूरी दुनिया में 2550वीं जयंती मनाई जा रही थी। तब भंते जी प्रधानमंत्री कमेटी के मेंबर थे, तो उन्होंने मुझे अपने घर पर, जो उनका घर है प्रोविन रोड पर, शंकरलाल हॉल के सामने, म्यूजिक फैकल्टी के सामने, वहां पे वो में रहते थे, वहां पर उन्होंने मुझे रहने के लिए बुला लिया था। उनके पास काम इतना ज्यादा था, तो मैं वहां उनके साथ रहा। तब मैं एमफिल कर रहा था, एमफिल मेरी सबमिट हो रही थी, और उन्होंने मुझे बुला लिया। बुलाने के बाद मुझे उन्होंने, वहां पर मैं पढ़ाई लिखाई भी करता था, और जो भी उनका काम था वह सब सारा देखता था। हम कई लोग रहते थे, मैं थे, डॉक्टर सुरेश चंद्र नागर जी थे, और लालजी मेधांकर जी का आना जाना था, डॉक्टर ज्ञानादित्य शाक्य जुड़ गए थे। तो इस तरह हम लोग वहां रहते थे। बाकी वहां पर बहुत सारे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारे सीनियर हैं वहां, बौद्ध अध्ययन के डॉक्टर सत्येंद्र पांडे सर, वो भी वहीं रहते थे गुरु जी के पास। तो मेरा जब एमफिल सबमिट हुआ, तो उन्होंने मुझे जातक अट्ठकथाओं में, जो टॉपिक का प्रॉपर नाम है, उस पर उन्होंने काम करने का मुझे कहा कि आप रात के 3 बजे उन्होंने मुझे, मैं काम कर रहा था, फाइलें निपटा रहा था, तो रात के 3 बजे वो मुझे उसी समय देखकर बोले, मैं आपको एक तोहफा दे रहा हूं, आपको बौद्ध परंपरा में मृतक संस्कार के ऊपर काम करना है, और जातक अट्ठकथाओं के बारे में कल से पढ़ना आरंभ कीजिए लाइब्रेरी जाकर, ये काम तो चलता रहेगा। तो मैंने अपने मित्रों को बताया, जो भी साथी लोग थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे सीनियर, उन्होंने मुझे कहा कि भंते जी ने तुमको फंसा दिया, भंते जी तुमको फंसा दिए, क्योंकि खुद तो मृतक से मृत्यु पे काम किए हैं, डेथ पर बौद्ध परंपरा के पूरे पाली बांग्मे की, और आगे का वो मृत्यु के बाद जो मृतक संस्कार है उस पर काम कर नहीं पाए हैं, तो अब तुमको फंसा दिए, तुम बहुत इसमें बहुत परेशान हो जाओगे। ये बात मैंने भंते जी को बताई। तो भंते जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनको कहने दीजिए, मैं हूं आपके साथ, आप काम कीजिए, और सबसे पहले सफल आप ही होंगे, उन लोगों को कहने दीजिए। और मेरा पूरा मृतक संस्कार का जो काम है बौद्ध परंपरा और जातक अट्ठकथाओं के आधार पे, वह उन्होंने कराया। और उनका काम कराने का तरीका ये था कि वह थीसिस पहले पूरी लिखवाते थे, खुद सुनते थे एक एक शब्द, आप बोलते जाइए खड़े होकर, और वो सुनते जाएंगे लेटे लेटे या बैठे हुए कुर्सी पे। और उसके बाद कहीं भी कोई गलती है तो बार बार कहेंगे भाषा सुधारिए, ये वाक्य नहीं बना ढंग से। तो फिर मैंने ऐसे काम किया। फिर छोटा वाला भाई, वो भी एमए, वो लोग ऑलरेडी एमएससी किए हुए थे, छोटा वाला भाई एमएससी मैथमेटिक्स से, रजनीश कुमार सिंह, डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह, जो इसमें सत्यवती कॉलेज के बौद्ध अध्ययन विभाग में पढ़ाता है। और छोटी वाली बहन डॉक्टर आशा सिंह, वो एमएससी थी जूलॉजी में। लेकिन भंते जी से प्रभावित थे कि मैंने दोबारा फिर उनको दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन में एमए में एडमिशन दिलवा दिया, दोनों को। और उन्होंने फिर वहां से एमए किया। एमफिल में रजनीश के सुपरवाइजर भंते जी बन गए, और आशा के सुपरवाइजर प्रोफेसर केटीएस सराव सर बने। भंते जी के अंडर में सीट नहीं थी। लेकिन पीएचडी रजनीश ने, भंते जी ने उसको भी ऐसा ही टॉपिक दिया, पाली बांग्मे में जितनी नदियां हैं और उसका सामाजिक और सांस्कृतिक क्या योगदान है बौद्ध धर्म के विस्तार में, इस पर काम करना था उसको, और उसने उस पर काम किया। और उसका रजनीश का जो एमफिल है वो थेरी गाथा के ऊपर है। थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियां और बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कैसे है महिलाओं की, इस पर रजनीश ने एमफिल की। और बौद्ध भौगोलिक जो बुद्धिज्म की नदियां हैं बुद्ध काल की भारत की, उनका क्या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, उस पर उसने काम किया। आशा ने अशोका पर काम किया, एमफिल में प्रोफेसर सराव सर के अंडर में। और फिर पीएचडी की भंते जी के जो सुत्त पिटक है, उसमें उपासकों के लिए किस तरह के शील हैं, उनके किस तरह के मोरल कोड ऑफ कंडक्ट हैं, इस पर। और छोटी वाली बहन जो प्रिया है, उसने एमफिल किया भंते जी के अंडर में, विशुद्धि मग में शिक्षा, किस तरह का विशुद्धि मग में टीचिंग का है। तो भंते जी मुझे सुबह बुला लेते थे, वहीं पर खाना पीना है, और खुद
कई बार चाय उनको पीने का बहुत शौक था और खाना खाने में केवल 2 ही रोटी खाते थे, लेकिन उनको 2 रोटी खाने के लिए वो कम से कम 10 लोगों को बुला सकते थे अपने घर पर, जो भी उनके उपासक हैं, जो भी उनके प्रिय शिष्य हैं, उनको बुलाना है, वहीं उनके घर में किचन में आप खाना बनाइए, खाइए। खाना खूब सारा बनवा लेते थे और खुद 2 रोटी खाएंगे, क्योंकि उन्हें थोड़ी डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। लेकिन दूसरे लोगों को खाना खिलाते देखकर खुद हाथ से परोसना, खुद देखना तुम क्या खा रहे हो, लालजी मेधांकर ने क्या खाया, डॉक्टर ज्ञानादित्य ने क्या खाया, सत्येंद्र पांडे सर ने खाया नहीं खाया, भंते जी के खुद के जो छोटे भाई थे शरद सर, उन्होंने खाया नहीं खाया, उनके भांजे रूपम वगैरह तुम क्या खा रहे हो, ये सब देखते रहते थे। भंते जी के जो दिल्ली के उपासक थे श्रमण कुमार पिप्पल सर, वो तो अब गुजर गए, और गायत्री दीदी, उनकी बेटी तरुन्नम, और ये शांति स्वरूप बौद्ध अंकल जी, कुसुम योगी सर, गंगाचरण भारती, सतपाल गौतम और आचार्य रामनिवास गौतम, ये सब लोग आते थे अपना भंते जी के साथ, मिलना जुलना था। तो भंते जी के साथ हम लोग कहीं भी जाते थे, तो बहुत ही आत्मीयतापूर्ण संबंध रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उन्हें फोन करूं ना करूं, लेकिन वो फोन कर लेते थे हर दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन। और मेरी सुबह आदत है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूं, लेकिन वो भिक्षु थे तो वो बहुत जल्दी उठ जाते थे, तो उठने के बाद फोन लगा लेना, हेलो सुरजीत जी कैसे हैं, अभी सो रहे हैं, ये आवाज मैं हमेशा मिस करता हूं। और जिस दिन उनके अच्छा सुरजीत, अब बताइए जरा, हम जानना चाहेंगे, हमारे दोस्त भी जो अम्बेडकरनामा से जुड़े हुए हैं वो जानना चाहेंगे कि हमारे जो गुरु थे प्रोफेसर भिक्षु सतपाल जी, उनका जो सफर था, सफर समीर बरुआ से लेकर प्रोफेसर भिक्षु सतपाल बनने का जो सफर है, उसके जी, बारे में कोई जानकारी है तो हमारे दोस्तों को और हमें भी बताइए। मैं जब वर्धा विश्वविद्यालय में पढ़ाने आया 2010 में जुलाई में, तो उसके बाद जब मैं यहाँ सुपरवाइजर बन गया, तो फिर मेरी ये यहाँ पर मैंने हिंदी के जिस तरह पाली लिटरेचर है उसी तरह हिंदी लिटरेचर है। हिंदी में मैंने परंपरा देखी कि हिंदी में और दर्शन शास्त्र में ये परंपरा है कि जो दार्शनिक लोग हैं, जो बड़े प्रोफेसर्स हैं, जिनका काम रहता है उस पर उनके विद्यार्थी, उनके शोधार्थी या उनके प्रोफेसर्स काम कराते हैं। तो भंते जी का इतना सारा काम था, भंते जी के ऊपर मैं काम कैसे कराता। तो बाद में मैंने भंते जी के अंडर में, अपने अंडर में एमफिल कराई। तो जो भंते जी का जो उनके बचपन से लेकर जो उनका पूरा योगदान है, उसकी जो कथा है, उसका जो एक उनका जो जीवन संघर्ष है, उसके ऊपर ये मैं आपको थीसिस दिखाता हूं। हाँ, ये इसका फोटो एक भेज दीजिएगा, हम स्क्रीन पे लगाएंगे, इसका फोटो एक भेजिएगा। जी मैं जरूर भेज दूंगा। एक बौद्ध भिक्षु हैं इंद्र श्री बौद्ध, वो जब मेरे अंडर में उन्होंने एमए किया और एमफिल किया, तो मैंने एमफिल करने के लिए डिसर्टेशन लिखने को मैंने कहा कि आपको प्रोफेसर भिक्षु सतपाल गुरु जी पर काम करना है, उनका पाली साहित्य के विकास में क्या योगदान है, इस पर काम कीजिए। तो भंते जी के बारे में, क्योंकि हमारे पास बौद्ध अध्ययन की एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है, पाली भाषा और साहित्य और बौद्ध अध्ययन के प्रोफेसर्स की, कि आपस में इतनी गुटबाजी है कि एक दूसरे को लोग देखते नहीं है, एक दूसरे से लोग राग द्वेष और दुश्मनी बहुत रखते हैं। इस कारण क्या है कि कोई किसी के बारे में, कोई किसी को एक्नॉलेज नहीं करता, कोई किसी की अच्छी बातों के बारे में बात नहीं करता, कोई किसी के बारे में रिसर्च नहीं कराता, कोई किसी की किताबों के लेखन के बारे में एप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा था और मुझे प्रोफेसर भिक्षु सतपाल, प्रोफेसर संगसेन सिंह, प्रोफेसर सराव, शुभ्रा बरुआ मैडम, आईएन सिंह सर, एचपी गंगनेगी सर और रामकुमार राणा सर, इन लोगों ने पढ़ाया। लेकिन मैंने वहां पर भी गुटबाजी देखी, लेकिन मैंने वहां हमेशा कह दिया कि आप लोगों की गुटबाजी आप जानिए, मेरे लिए सारे लोग टीचर हैं, मेरे लिए सारे लोग गुरु हैं। यहां पर आने के बाद वर्धा में मैंने काम कराया, तो इस थीसिस को चेक करने का काम प्रोफेसर अंगराज चौधरी सर ने किया है और उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दी। और भंते जी के जीवित रहते, भंते जी का निधन, भंते जी का परिनिर्वाण तो अभी हुआ है 4 तारीख को, 2021 4 मई को, लेकिन भंते जी के जीवित रहते ये डिसर्टेशन बन गया था और ये वहीं पर बना। इसमें उनका पूरा जीवन, उनका ये 210 10 पृष्ठ का डिसर्टेशन है और इसको इंद्र श्री बौद्ध जी ने बनाया है मेरे मार्गदर्शन में। और मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट और वो भेज दूंगा। भंते जी के जन्म के बारे में मैं आपको बताता हूं कि उनका जो जन्म है वो 1 मार्च 1949 को
पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी, जिसको अब न्यू जलपाईगुड़ी कहते हैं, उसके हल्दीबाड़ी नामक एक गांव में हुआ, जो कि चाय के बागान है, और उनके पिताजी और माँ उस चाय के बागानों में काम करते थे, और उनको वहां उस चाय कंपनी की ओर से उनके पिताजी को एक घर मिला हुआ था। भंते जी का जन्म वहीं पर हुआ, और जन्म के समय की उनकी एक ये कहानी है कि उनकी माँ और उनके पिताजी दोनों, या भंते जी का जो परिवार है बरुआ, भंते जी आदिवासी परिवार से आते थे। ये बात लोगों को ओ, पता ही नहीं है। इस देश का अच्छा। जो आदिवासी है, उसकी एक जो जाति है बरुआ बंगाली समाज है, वो परंपरागत बुद्धिस्ट समाज है, और वो सदियों से बौद्ध हैं। कितने समय से बौद्ध हैं ये खुद बरुआ समाज को नहीं पता है। वो परंपरागत ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं वो लोग। तो भंते जी हम्म, की पिता, भंते जी की माँ और भंते जी के पिता दोनों ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट थे। तो भंते जी की माँ जब भंते जी जब उनके गर्भ में थे अपनी माँ के, तो उनकी माँ तिब्बती बुद्ध विहार में अपने घर से दूर गई थी वंदना करने। उन्होंने वहां संकल्प लिया तिब्बती बुद्ध विहार पे कि हम्म, मेरे जो भी संतान का जन्म होगा उसको मैं भिक्षु बना दूंगी, या बौद्ध धम्म और संघ के लिए दान दे दूंगी। ये भंते जी की माँ ने संकल्प लिया, और उनकी माँ का नाम जुथिका रानी बरुआ था, और पिताजी का नाम विनोद बिहारी बरुआ नाम था। और भंते जी 8 भाई बहन थे, जिसमें यह भी एक आश्चर्य की बात है कि जिसमें 8 भाई बहन हैं, 4 भाई और 4 बहनें, उसमें आज की डेट में यह भंते जी को लगाकर 3 लोग भिक्षु हैं। 3 लोग भिक्षु हैं। भंते जी खुद भिक्षु थे, समीर बरुआ जो कि बाद में भिक्षु सतपाल हुए, महाथेर के नाम से जाने जाते हैं। और भंते जी की छोटी बहन, उनसे जो जस्ट दूसरे नंबर की बहन है, जिनका नाम सविता है, उनको वो भी भिक्षुणी हो गई। और हम्म, इसके भंते जी के भाई, जो कि 7वें नंबर के भाई हैं, शरद बरुआ, जो भंते जी के साथ हमेशा रहते थे, वे भी भिक्षु हो गए। तो भंते जी के परिवार में भंते जी को लगा के 3 लोग भिक्षु हैं। और भंते जी की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है, वो बनरहाट जगह है वहां पर, ये हल्दीबाड़ी के आसपास, वहां पर उनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा हुई, और वहां से उन्होंने हायर सेकेंडरी किया। और वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर माल बाजार नाम की एक स्टेशन है। माल बाजार एक हम्म, बड़ा शहर। माल बाजार में भंते जी, वहां पर एक बुद्ध विहार है, वहां पर एक भिक्षु रहते थे महासेन महास्थिर। उनके परिचय में भंते जी का परिवार और भंते जी रहते थे, और वहां पे भंते जी ने रह के आगे पढ़ाई की। और वही अतुल सेन महास्थिर के संपर्क में आने के बाद भंते जी आगे की पढ़ाई के लिए सिलीगुड़ी आ गए, जो सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल का एक बेहतरीन, जहां पर महानंदा नदी उसके कर्व से बहती है। और वहां पर भंते जी को मिले डॉक्टर राष्ट्रपाल महाथेर, महास्थिर जिसको हम कह सकते हैं। और हम्म, राष्ट्रपाल महास्थिर वहां पर बुद्ध भारती बुद्ध विहार में आते थे, जो सिलीगुड़ी शहर में बना हुआ है अभी भी। और वहां पर भंते जी का परिचय हुआ राष्ट्रपाल महाथेर जी से। राष्ट्रपाल महाथेर, भंते जी इतने प्रभावित हो गए, क्योंकि माँ का तो पता था कि भाई मेरी माँ ने कह रखा है कि मुझे भिक्षु बनना है, मुझे धर्म के लिए रहना है। और भंते जी की माँ हमेशा उनको त्रिशर्ण सिखाना, पंचशील सिखाना। भंते जी वर्धा जब भी आते थे तो हमेशा अपनी माँ के बारे में बताते थे, और कहते थे कि मेरी माँ ने मुझे पाली सिखाई, मेरी माँ ने मुझे बुद्ध त्रिरत्न और वंदना सिखाई, और विनय सिखाया भंते जी की माँ ने। वो बहुत ही श्रद्धालु प्रवृत्ति की महिला थी। और एक और जानकारी दे दूं, भंते जी की माँ का देहांत बुद्ध पूर्णिमा को ही हुआ, जब नागपुर यूनिवर्सिटी में हम लोग गेस्ट हाउस में ठहरे थे, मैं भंते जी के ही साथ था। उसी दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, तो भंते जी को व्याख्यान देना था नागपुर विश्वविद्यालय में, और पाली विभाग में कन्वोकेशन हॉल है वहां का बहुत बड़ा। और उस समय वर्तमान के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। भंते जी को भंते जी को सुबह ही अपनी मां के निधन का समाचार मिल गया बुद्ध पूर्णिमा के दिन, लेकिन भंते जी विचलित नहीं हुए। पूरा व्याख्यान दिया, पूरा सुना। और उसी व्याख्यान में बाद में संचालन करने वाले किसी एक प्रोफेसर ने कहा कि आज इस तरह का दुख है कि गुरुजी की माताजी का निधन हो गया है। तो फिर, लेकिन भंते जी विचलित नहीं हुए। फिर भंते जी वहां से कलकत्ता चले गए। तो भंते जी की माँ इतनी अच्छी प्रवृत्ति की थी कि उनका, मैंने पूछा भंते जी की अरे माँ गुजर गई हैं, आप कैसे व्याख्यान देंगे? उन्होंने कहा कि वो वृद्ध हैं, बुद्ध पूर्णिमा के दिन गुजरी हैं, इससे बेहतर दिन
और कोई नहीं हो सकता। तो उनकी माँ इतनी श्रद्धालु कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन गुजर जाना, जहां जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म होता है, उनको बोधि मिलती है, और खुद बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी बुद्ध पूर्णिमा को होता है। ऐसे पुण्य दिन भंते जी की माँ का निधन हुआ। तो वहां से भंते जी ने राजपाल थेर जी को, ये तो उनकी माँ की मैंने बात बताई, राजपाल थेर जी को सिलीगुड़ी के भंते जी अपने घर लेकर आए, हल्दीबाड़ी 100 किलोमीटर दूर, और बोले कि ये भंते हैं राष्ट्रपाल महाथेर जी, इनके साथ मैं आगे धर्म दीक्षा वगैरह लूंगा, भिक्षु बनूंगा। उनकी मां ने एक ही बात कही, ये इस थीसिस में इंद्रश्री बौद्ध जी ने लिखी है, उन्होंने एक ही बात कही, वह ये उनकी मां ने चलते समय, कि जा रहे हो भिक्षु बनने, भिक्षुपन को पूरे जीवन निभाना और सफेद कपड़े पहन के कभी भी वापस मत आना। इस बात को प्रोफेसर भिक्षु सतपाल जी ने पूरे जीवन निभाया, और कभी भी उन्होंने जो भिक्षुपन है, भिक्षुत्व है, उसको उन्होंने मलिन नहीं होने दिया। कभी भी विनय धम्म और विनय और जो संघ है, उसके जो नियम है, उससे वह कभी विमुख नहीं हुए। और वहां पर भंते जी की दीक्षा जो है वो महानंदा नदी के किनारे हुई। 11 भिक्षु वहां मौजूद थे, क्योंकि बौद्ध परंपरा में जब किसी भिक्षु को उपसंपदा दी जाती है तो पानी चाहिए, नदी का किनारा चाहिए, या कोई बड़ा स्थान चाहिए। तो महानंदा नदी के किनारे भंते जी की दीक्षा 12 मई 1968 को हुई, और उन्होंने वहां के धर्माचार जो कॉलेज है, वहां से उन्होंने अपनी सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई आरंभ की, और 1973 में वह एमए करने नवनालंदा महाविहार आए। यहां पर उनको भिक्षु जगदीश कश्यप जी ने पढ़ाया, भिक्षु बी जिनानंद ने पढ़ाया, शतकरी मुखर्जी जी ने पढ़ाया। तो इस तरह के महान आचार्यों ने गुरु जी को पढ़ाया। और आप इस बात के भी परिचित होंगे, चाहे दलाई लामा जी हों, परम पावन दलाई लामा जी, उनसे गुरु जी की बहुत अच्छी मित्रता थी, जान फ्रेंडशिप थी। विश्व जो विपश्यना के महान आचार्य हैं, आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी, अब वो भी गुजर गए, उनसे गुरु जी की सीधी फ्रेंडशिप थी, मित्रता थी। आचार्य सिंह, उनसे गुरु जी की मित्रता थी। विश्व प्रसिद्ध जितने भी महान आचार्य हैं, मदर टेरेसा से आपका परिचय था कलकत्ता में। तो गुरु जी इस तरह के इतने विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, और हमारे जैसे रिसर्च स्कॉलर्स को उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो इतना विराट व्यक्तित्व और उसके नीचे हम जैसे नन्हे नन्हे पौधे पनप रहे हैं, और उनको वो पल्लवित और पुष्पित कर रहे हैं, उनको वो सींच रहे हैं, पाली से, विनय से, सुत्त से, अभिधम्म से। गाथाएं सुनाओ, गाथाएं दिखाओ, क्या पढ़कर आए हो। और एक उनकी सबसे खासियत तो ये थी कि अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, आपने उनका चीवर धुला, आपने कोई और साफ सफाई की, इससे भंते जी को प्रसन्नता नहीं होगी। अगर कोई भी उसी समय का कोई और स्कॉलर, हमारे ही साथ जो 3-4 अपने मित्र लोग हैं, उसमें ने किसी आदमी ने एक कोई गाथा सुना दी, उसका उसने हिंदी अनुवाद कर दिया, खुश हो जाएंगे। आपसे खुश नहीं होंगे, आपसे बस इतना खुश है कि चलो ठीक है, इसने सेवा की है, कोई बात नहीं है। लाइब्रेरी बताइए सुरजीत, बड़े विद्वान थे पाली के, और पाली साहित्य ग्रामर सबके बड़े विद्वान थे, लेकिन इसके साथ साथ वो लंबे समय तक हेड ऑफ द डिपार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करते थे। तो ये दिलचस्प है कि एक भिक्खु प्रोफेसर भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी कर रहे हैं, और कई एकेडमिक आंदोलनों में भी वो रहे हैं, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये कैसे मैनेज करते थे, कैसे एडजस्ट करते थे वो? उनका दिन वो दिन में बहुत कम सोते थे, रात में भी कम सोते थे। ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं तो सो लिए, बिस्तर पे हल्का सा लेटे हैं तो सो लिए, तुरंत नींद खुली, तुरंत काम करने लगे। उनकी झोली में पांडुलिपियां पड़ी रहती थी, खुद की और रिसर्च स्कॉलर्स की, और लाल रंग के पेन रहते थे 2-3, लाल रंग का और ब्लू रंग का। उससे फटाफट खुद की भी पांडुलिपि का काम करते थे, दूसरे का करते थे। तो एक तो उनका लेखन उनकी झोली में ही उनके साथ चलता था, वो चाहे हवाई जहाज में जाएं। अभी जैसे वर्धा आए थे पिछले इसी अक्टूबर 2020 में, अक्टूबर में 15 दिन रहकर गए मेरे घर पर, यहीं पर वर्धा में। तो तब भी उनकी पांडुलिपि में वो पांडुलिपि एक पुस्तक की थी, वो पड़ी थी उनकी पॉकेट में, तुरंत लिखने लगते थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव काम का ये था कि वह सुबह उनको 6:30 बजे वो नाश्ता और खाना खा लेते थे। 6:30 बजे उनको, सुबह 6:30 बजे तक वो नाश्ता और खाना खा लेते थे। और अगर उनको नाश्ता और खाना नहीं मिला
हम लोग हैं तो हमको कहते थे, अरे भाई जल्दी दीजिए। और नहीं तो जो भंते जी के साथ एक उनका सेवक रहता था, जीतेश नाम का बच्चा, उसको कहते थे, ए जल्दी जल्दी दे, जल्दी। तो 6:30 बजे तक वो खा के 7, 7:30 और 7:40 तक वो बौद्ध अध्ययन विभाग चले जाते थे। उस समय कोई आता नहीं था, हम लोग जब जाते थे तो झाड़ू पोछा हो रहा होता था विभाग में, और कई बार ताले खोलने की खुद ही नौबत याद आती। है, याद हाँ, मुझे और याद है, मैं उस समय एमफिल का छात्र था। सर वो दोपहर में वापस नहीं आते थे विभाग से, हाँ, वहीं पर है उनके चैम्बर में, उसी सोफे पे थोड़ा सा दोपहर में आराम कर लिया, हल्का सा कुछ हुँ, चाय उनको हर 2 घंटे में चाहिए रहती थी। फीकी चाय पीते थे, हर 2 घंटे में चाहिए रहती थी। और घर पे वो जो चाय थी, वो घर पे चाय मैं बनाता था उनके लिए, तो मैं मसाले वाली चाय। तो अगर उनके भाई हैं, उनका खुद का जो सेवक है, नौकर है, उसकी हाथ की चाय नहीं पीते थे। मैं विभाग पहुंच गया तो मुझे ही लेकर जाते अच्छा थे कि चलो। सुरजीत, आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ। उनके एकेडमिक कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा-सा हमारे दोस्तों को बताइए, और एकेडमिक रिटायर होने के बाद वो बोध गया चले गए थे। हाँ, मैं और उनका ऐसा बता देता हूँ बुद्धिज़्म के कि प्रचार में उनका जो कंट्रीब्यूशन, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन के अलावा जी, जी, जी। बुद्धिज़्म फैले, उसका प्रचार-प्रसार कैसे हो, संक्षेप में इन दोनों पहलुओं पे तो अपनी बात रख दें। ठीक है। तो मैं गुरुजी के एकेडमिक कंट्रीब्यूशन की जानकारी दूँ। उन्होंने एमए किया नवनालंदा महाविहार से, जिसको कि भिक्षु जगदीश कश्यप ने बनाया, और वहाँ से फिर एमए किया, और फिर वह एमफिल और पीएचडी उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से की। लेकिन उन्होंने विनय सूक्त और अभिधम्म विशारद की जो डिग्रियाँ हैं पाली व्याकरण आचार्य की, वो है वो लेते रहे दरभंगा विश्वविद्यालय से, कामेश्वर विश्वविद्यालय दरभंगा से, और धम्माधार जो कॉलेज है, धर्माचार्य कॉलेज, वहां से वो लेते रहे। और 1900 वह 1981 में, 16 जुलाई 1981 वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरार बने, और 7 बार वह एचओडी रहे। उन 7 बार जो एचओडी रहे, उसमें जो उनका पूरा वर्ष है, वो लगभग 11 वर्ष हैं, जो मैंने काउंट किए हैं। 11 वर्ष वो विभाग में एचओडी रहे, और 28 फरवरी 2014 को उनका रिटायरमेंट हुआ। और उनको वर्ष 2013 का पाली भाषा एवं साहित्य के लिए उनके कंट्रीब्यूशन के लिए भारत के राष्ट्रपति ने उनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया। वो पूरे देश में वर्ष में एक बार केवल एक ही पाली के स्कॉलर को मिलता है। तो ये भंते जी को उस समय के राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी जी थे, भंते जी को राष्ट्रपति भवन बुलाया गया, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, और एक वह पुरस्कार दिया गया, उसको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर कहते हैं। वह पाली का भारत सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है, पाली का, भारत का। और उनके अंडर में 80 एमफिल हुई हैं, उनके अंडर में 69 पीएचडी हुई, 10 पीएचडी के वह को सुपरवाइजर थे 69 के अलावा, और 6 पीडीएफ कराई। इस तरह करा के उन्होंने टोटल 85 पीएचडी और पीडीएफ कराई, और 80 एमफिल कराई। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है एकेडमिक, वह यह है कि जो सम्मेलन और संगोष्ठियां उन्होंने आयोजित की, जिसके वह मेंबर रहे, जिसमें उन्होंने काम किया है, उसकी संख्या सैकड़ों में है। जैसे 222 उन्होंने विभागीय संगोष्ठियां आयोजित की, 120 उन्होंने स्थानीय संगोष्ठियां आयोजित की, 18 उन्होंने नेशनल सेमिनार करवाए, और 11 उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सेमिनार करवाए। ये उन आयोजक हैं वो उसके। और जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती हैं, उसके वह 300 डिपार्टमेंटल कमेटी की मीटिंग्स की उन्होंने चेयरमैनशिप की है, उसकी अध्यक्षता की है, इसके वो आयोजक रहे। इसके अलावा जिनमें उन्होंने पत्र वाचन किया, जहां पर वो गए, जिन कार्यक्रमों में उनको बुलाया गया की नोट स्पीकर के लिए, वह सेमिनार है, वह ज्यादा नहीं जाते थे सेमिनार्स में खुद के, क्योंकि उनकी खुद की इतनी सारी संस्थाएं थी, खुद उनके इतने सारे उपासक लोग उनको पूरे देश और दुनिया में भाषण देने बुलाते थे, इसलिए वह लिमिटेड एकेडमिक संस्थाओं में जाते थे भाषण देने, जिसमें कि उनके 30 नेशनल सेमिनार उनके नाम दर्ज हैं भाषण देने के लिए, 25 इंटरनेशनल सेमिनार उनके नाम दर्ज हैं, 50 लोकल सेमिनार हैं, और 160 डिपार्टमेंटल उनकी संगोष्ठियां हैं, जिसमें उन्होंने पेपर पढ़े हैं। और इसके अलावा जो उनका कमेटी है, जितनी सारी विभागीय, एमएचआरडी की कमेटी है, यूजीसी की है, एसएसआर की है, अल्पसंख्यक आयोग है, इसमें वो बहुत सारी जगह मेंबर रहे। और सबसे बड़ी बात है, जो बैसाख की पूर्णिमा को हर वर्ष यूनाइटेड नेशन कार्यक्रम कराता है,
उसकी कमेटी में वह 3-4 बार अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो प्रेस्टिजियस कमेटियां हैं यूनाइटेड नेशन की, बैसाख की बुद्ध पूर्णिमा मनाने की आयोजन कमेटी के, उसके वह मेंबर रहे। आप सोचिए वह मेंबर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि चलो सुरजीत का नाम डाल देंगे, ज्ञानादित्य का नाम डाल देंगे या लालजी मेधांतर का नाम डाल देंगे, मेरे साथ तुम भी हवाई जहाज से चले चलना। ऐसा भंते जी ने कभी नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपने स्कॉलर को, कोई जब तक उस स्कॉलर में प्रतिभा नहीं है, मेरिट नहीं है, उसके अंदर गुणवत्ता नहीं है, उसको उन्होंने कभी भी आगे नहीं बढ़ाया। ये नहीं है कि उन्होंने गधे को घोड़ा बना दिया या मूर्ख व्यक्ति को उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं है। जिसके अंदर प्रतिभा है, हुनर है, मेहनत करता है, उसको ही उन्होंने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने में कभी भी किसी को बैकडोर से एंट्री नहीं दी। मैं तो 1999 से उनसे जुड़ा हूं, लेकिन एक भी बार ऐसा नहीं है कि चलो भाई सुरजीत इस बार तुम मेरे साथ विदेश चले चलना, मैं थाईलैंड जा रहा हूं, मैं बर्मा जा रहा हूं, कभी नहीं। आप वो केवल मार्गदर्शक हैं, मार्गदाता हैं, आपको उस पर खुद चलना है, ऐसा उनका स्वभाव था। अच्छा, अच्छी जानकारी आपने दी सुरजीत। उनकी आगे की मैं कुछ संस्थाएं बता देता हूं। भंते जी ने कभी भी जीवन में, उन्होंने बुद्ध त्रिरत्न मिशन, बहुत सारी संस्थाएं उन्होंने बनाई और उन्होंने उनको पूरी दुनिया से भगवान बुद्ध की मूर्तियां दान में मिलती थी, वह उन्होंने पूरे भारत के कई राज्यों में बांटी। बुद्ध त्रिरत्न मिशन उन्होंने बनाया और चितरंजन पार्क में आधा एकड़ जगह उन्होंने भारत डीडीए से, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से अलॉट कराई, लेकिन यहाँ के शरारती अधिकारियों ने वह जगह में केस कर लिए आपस में और उसका पोजीशन अभी तक नहीं दिया। भंते जी उस पर लगभग 80-85 लाख रुपया अपने पूरे 34 साल की सैलरी का दे चुके हैं। 34 वर्ष वो नौकरी किए, कभी उन्होंने अच्छा भोजन नहीं कर पाए, कभी वो कार नहीं खरीद पाए, कभी स्कूटर नहीं लिया, कभी कोई साइकिल तक नहीं खरीदी। नौकर भी कोई परमानेंट उनके घर में नहीं रहता था। हमारे जैसे विद्यार्थी हैं जो उनके गांव का कोई आ गया बच्चा रहने, वो रहता था, लेकिन वो कभी किसी की सेवा उस तरह से नहीं लिए कि चलो मैं पैसा लेके दूं। पूरा पैसा उन्होंने चितरंजन पार्क की जमीन के लिए लगाया, 80-85 लाख रुपया वो वहां दे चुके हैं। हाई कोर्ट से केस जीत चुके गुरुजी, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। वहां पर उनका चितरंजन पार्क में अंतरराष्ट्रीय स्तर का उनका बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाने का प्लान था। उस मोनेस्ट्री में उनके पास गुरुजी के खुद के अपने निजी संग्रहालय में, खुद का उनका जो पुस्तकालय था, उसमें 10,000 पुस्तकें थी भंते जी के पास। वो 10,000 पुस्तकें दिल्ली में अभी कई जगह लोगों के घर रखी हुई हैं। उनको लाके एक अच्छा म्यूजियम बन जाए दिल्ली में, चितरंजन पार्क की जमीन पर हम लोग सभी जो बौद्ध जगत के लोग हैं, पाली भाषा और साहित्य के लोग हैं, वह काम कर सकें, ये भंते जी का काम होगा। और भंते जी की पुस्तकों की बात करूं, उन्होंने 37 पुस्तकें लिखी, जिसमें उनका सबसे शानदार काम ये कच्चायन न्यास नाम की पुस्तक है। पाली व्याकरण के आचार्य हुए हैं कात्यायन, वो पहले व्याकरण के आचार्य हैं पाली के, जिन्होंने पहली बार पाली के व्याकरण को प्रॉपर तरीके से लिखा। आज भी पूरी दुनिया में कात्यायन व्याकरण को हैंडल करने वाले स्कॉलर्स नहीं है। मैं अभी भंते जी के निधन के, उनके परिनिर्वाण के बाद ये सोचता हूं कि मुझे अगर पाली के व्याकरण में 4 गाथाओं का अनुवाद अगर मैं उलझ जाए, मैं किससे पूछूंगा दुनिया में, मुझे कौन आदमी बताएगा। ऐसे बहुत सारे लोग, हम लोग अभी आपस में चर्चा करते हैं तो ये सोचते हैं। कात्यायन न्यास पर उन्होंने काम किया, 37 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं और उनकी 32 पुस्तकें अभी अनपब्लिश हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 पुस्तकें, जो 37 पुस्तकें लिखी हैं, उस पे उन्होंने 2 पुस्तकें बाबा साहब अम्बेडकर पे लिखी थी। वह चाहते थे कि जिस आदिवासी समाज से वह आए हैं, वह आदिवासी समाज बौद्ध समाज की ओर उन्मुख हो, वह आदिवासी समाज बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को जाने। और भंते जी भदंत आनंद कौशल्यान जी के संपर्क में रहे, जिनके नाम से सेंटर है बरधा में, जहां पे मैं पढ़ाता हूं। उस सेंटर में हर वर्ष आते रहे भंते जी। जितने मेरे मम्मी पापा नहीं आए हैं, उससे अधिक भंते जी आए हैं यहाँ। और भंते जी के बारे में बात करते करते उनका जो योगदान है पाली के, जैसे दर्शन की कोई भी बात हो, आप उनसे दर्शन के, बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म, बौद्ध धर्म की चित्त और चैतसिक की अवधारणा, कर्म की अवधारणा, बौद्ध धर्म के प्रतीत समुत्पाद की अवधारणा, इस पर आप उनसे बात कर सकते थे, बहुत ही सरल भाषा में समझा सकते थे। इसके अलावा कई बार हम लोग ऐसा करते थे कि जैसे भंते जी पाली व्याकरण के तो आचार्य थे ही थे, बल्कि विनय, सुत्त और अभिधम्म के विशारद थे।
आप सोचिए पूरा पाली बांग में है, उसकी 8 कथाएं हैं। आप उसमें से कोई भी लाइन कहीं से उठा लीजिए पाली व्याकरण की और उसमें अशुद्धि कर दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, मात्रा आगे पीछे कर दीजिए और उसके बाद वो लाइन भंते जी के सामने आप पढ़ने लगिए। भंते जी पकड़ लेते थे, ये लाइन आपने सुमंगल विलासनी से लिखी है, ये लाइन तो आपने अशुद्ध लिखी है, इसकी ये गलती है। यानी इतना बड़े वो जिसको विनयधर कहते हैं, मातिकाधर कहते हैं, वो थे और उनके इसी पाली सुत्त अभिधम्म विशारद के कारण उनके लिए बर्मा की सरकार ने अग्र महापंडित की उपाधि दी और अग्र महापंडित की उपाधि बर्मा की सरकार गिने चुने स्कॉलर्स को देती है, बहुत कम लोगों को देती है। भारत में अग्र महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी को कहा गया है और उसके बाद प्रोफेसर भिक्षु सतपाल जी को अग्र महापंडित कहा गया है। और आप सोचिए जी, हम लोग हैरान रह जाते थे कई बार कि भंते जी हम लोगों की लिखी हुई बात को, जो हम गलती कई बार जानबूझ के कर देते थे। भंते जी हंसी मजाक वाले भी, बहुत विनोदी स्वभाव था उनका, हमेशा खुश मिजाज रहना, प्रसन्नचित रहना, बहुत ही कम भोजन करना, विनय और उसमें रहना, गलत काम के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, ऐसा उनका स्वभाव था। और जिस दिन अच्छा सुरजीत, और पूरे अम्बेडकर नामा परिवार की ओर से उनको नमन है और आपने बेहतरीन जानकारी दी है और इस पे लगातार आपसे बात बाद में भी करूंगा, एकेडमिक मुद्दों पे भी बात करूंगा, बौद्ध साहित्य को लेकर बात करूंगा, लेकिन आप आज इतना वक्त दिया आपने, इसके लिए शुक्रिया। आपने बहुत सारी जी सर, मैं बस एक लास्ट लाइन कह के गुरु जी के लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, वह ये कि आप सोचिए कि जो जिस बच्चे के जन्म से पहले उनकी मां ने संकल्प लिया कि वह उनका शिशु भिक्षु बनेगा, उसने पूरे जीवन भिक्षुपन को निभाया। और जिस बोध गया से, जहां से बुद्धिज्म की शुरुआत हुई, जहां भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, राजकुमार सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने, तथागत बने, उस निरंजना नदी के किनारे उस नन्हे शिशु का, जो कि महास्थिविर थे, अग्र महापंडित थे, इतनी सारी संस्थाओं के जानकार थे, पाली और व्याकरण के प्रोफेसर थे, वह उसी मिट्टी में मिल गए और उसी मिट्टी में उनका संस्कार कर दिया गया। हमारे मित्र डॉक्टर लालजी मेधांकर हम सबके प्रतिनिधि के रूप में वहां मौजूद थे, जो कि इस समय बिहार के प्रभारी हैं। तो जिस मिट्टी से बुद्धिज्म पनपा उसी में मिल गए। तो ये एक उनका डेडिकेशन दिखाता है, या उनके अंदर की वो चेतना उनको दिखाती है कि यानी कि क्या मेरा क्या तेरा, तेरा तुझ में ही मिल जाना है, ये उनका है, मिट्टी में मिल जाना जो एक बात है। तो गुरुजी उस बुद्धिज्म की उस मिट्टी में मिल गए जिस मिट्टी से बुद्धिज्म आगे बढ़ा था और उसी निरंजना नदी के किनारे उनकी देह को भस्मीभूत कर दिया गया। ऐसे महान आचार्य के लिए उनके सभी शिष्यों की ओर से, पूरी दुनिया के विद्यार्थी और रिसर्च स्कॉलर्स की ओर से मैं पुनः नमन करता हूं, उनको याद करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। अंबेडकर नामा के लिए सभी को नमो बुद्धाय, धन्यवाद। जी शुक्रिया। और सारे अंबेडकर नामा फैमिली की ओर से प्रोफेसर भिक्षु सतपाल को नमन है और उम्मीद है कि सब लोग मिलकर उनके कारवां को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया सुरजीत, फिर आपसे कुछ एकेडमिक मसलों पे मुलाकात होगी। शुक्रिया, थैंक यू। नमो बुद्धाय सर।